साथियों, KSG कोचिंग के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन कर रहे थे भाई, जो अंग्रेज स्थापित हो गए तो उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया, किस प्रकार शासन किया। तो मूल रूप से शासन करने के लिए, कोई भी देश में जो शासन करता है तो शासन करने के लिए सरकार होती है। कौन होती है? सरकार। सरकार का कार्य क्या होता है? शासन करना। सरकार का कार्य क्या होता है? शासन करना। अच्छा, सरकार जो शासन करती है वो किसके द्वारा करती है, कैसे करती है? वेरी गुड, विधि या कानून के द्वारा। विधि या कानून के द्वारा। तो यहीं से पॉलिटी और हिस्ट्री दो चीज एक साथ प्रारंभ हो जाती है। कानून के द्वारा सरकार शासन करती है। तो यहां उन्होंने कैसे शासन किया हिंदुस्तान के ऊपर, क्योंकि कंपनी के साथ तो 217 आदमी आए थे और हिंदुस्तान में उन्होंने कैसे राज किया। देखो, हिंदुस्तान को जब उन्होंने विजित किया, एक तो 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में, और एक 22 अक्टूबर 1764। कौन से युद्ध था? बक्सर। यानी इन दो युद्धों में उन्होंने हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया। बक्सर के युद्ध में तो पूर्णतः उनका अधिकार हो गया। अब जब बक्सर के युद्ध में अधिकार हो गया तो 1764 से लेके और 1772 तक उनका जो शासन कार्य रहा वो द्वैध शासन रहा। कैसा शासन रहा? द्वैध शासन। द्वैध शासन। दूसरा प्रश्न ये आ जाता है, सर ये द्वैध शासन क्या है? द्वै यानी दो और शासन यानी शासन। यानी शासन एक व्यक्ति नहीं करेगा, कितने करेंगे? दो करेंगे। देखो, शासन के दो प्रमुख कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? दो। देखो, पहला कार्य तो भाई राजस्व देश किससे चलेगा? पैसे से। और दूसरा होता है शांति व्यवस्था। समझा क्या? तो दो कार्य होते हैं, एक तो दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी और फौजदारी। बात समझ आ रही? तो दीवानी जो मामले थे, दीवानी मामलों में रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, ये जो चीजें आती हैं, ये कार्यभार संभाल रहे थे कौन? अंग्रेज। कौन संभालते थे? अंग्रेज। और फौजदारी जो कार्य मुकदमे थे वो कौन संभालता था? नवाब। कौन संभालता था? नवाब। कहाँ का नवाब संभालता था? बंगाल। बात समझ आ गई? द्वैध शासन 1664 से 1672 तक चला। कब तक चला? 1664। अब 1764 से 1772। 1765 ही मान लेना, क्योंकि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है ना, वहां से ही प्रारंभ हो जाता है। अब देखो, द्वैध शासन हिंदुस्तान के ऊपर चल रहा था और हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज इस तरह की नीति क्यों चला रहे थे? वो डायरेक्ट शासन अपने हाथ में क्यों नहीं ले रहे थे? दूसरा प्रश्न यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो अंग्रेज शासन हाथ में क्यों नहीं ले रहे थे यहाँ पे डायरेक्ट? वेरी गुड, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का बड़ा खौफ था कि ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में अपने खिलाफ क्या हो जाए? बगावत, विद्रोह हो जाए। तो केवल राजस्व मामलों को संभाल रहे। फौजदारी मामलों को किसको दे दिया? नवाब को। बात समझ में आ गई? अब देखो, इससे आगे देखते। लेकिन अंग्रेजों ने 1672 में ये जो व्यवस्था थी द्वैध शासन, 1772 में ये जो द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया। 1672 के द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और समाप्त करके उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रारूप हिंदुस्तान में पेश किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था। भारत का अगर अपने इतिहास पढ़ते हैं, संवैधानिक इतिहास, तो इतिहास संविधान पढ़ते हैं तो उसका ऐतिहासिक कालक्रम देखते हैं तो 1772-73 से प्रारंभ हो जाता है। पॉलिटी यहीं से प्रारंभ हो जाती है। कब, कैसे और कहाँ क्या, इसके बारे में देखो। इतना लेट आते हो? तो देखो, 1772 में उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लागू कि वो अपने यहाँ एक गवर्नर भेजने लगे। क्या भेजने लगे? गवर्नर। और गवर्नर के माध्यम से वो राज करवा रहे। अब देखो,
जो विधि या कानून के द्वारा जो शासन होता है, तो सबसे पहले उन्होंने ये निर्माण किया, भाई विधि या कानून कौन बनाए, विधि या कानून कौन बनाए, उसका प्रोसेस क्या है। लोकतंत्र में यही होता है। राजतंत्र में तो विधि या कानून कौन बनाता है, राजा बनाता है। राजा का प्रत्येक शब्द ही क्या होता है, आदेश होता है। राजा का प्रत्येक शब्द विधि होता है, कानून होता है। लेकिन लोकतंत्र में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत उन्होंने क्या किया, सबसे पहला प्रोसेस, लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो लोकतंत्र में 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण। 3 चरण कौन कौन से? सबसे पहला काम होता है कानून का निर्माण। क्या होता है, कानून का निर्माण, कानून को बनाना। दूसरा प्रोसेस होता है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और तीसरा होता है कानून की व्याख्या करना, कानून की व्याख्या। ये 3 प्रोसेस होते हैं। अब देखो आप, तीनों प्रोसेस में क्या क्या होता है। कानून का जो निर्माण करता है, हिंदुस्तान की वर्तमान स्थिति देखते हैं। वर्तमान भारत में जो कानून का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, संसद। क्या कहते हैं, संसद। संसद कानून का निर्माण करती है। कानून का जो निर्माण करती है उसे विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका या व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्था, जो व्यवस्था करती है। कानून को जो लागू करता है उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका। क्या कहते हैं, कार्यपालिका। और कानून की जो व्याख्या करता है उसे क्या कहते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका। आप समझ रहे हो इस बात को? तो ये 3 अंग होते हैं सरकार के, व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। ये वर्तमान भारत की स्थिति नहीं है, ये राजनीतिक व्यवस्था का प्रारूप है। राजनीतिक व्यवस्था का प्रारूप। ठीक। अब बात करते हैं भारत में। भारत में कानून का निर्माण कौन करता है, अर्थात भारत की विधायिका और व्यवस्थापिका कौन है, संसद। वेरी गुड। तो भारत की विधायिका क्या नाम है, संसद। भारत की कार्यपालिका का नाम क्या है, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। और भारत की न्यायपालिका का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट। बात समझ आ रही? तो ये सरकार के 3 कार्य हैं, सरकार के 3 कार्य हैं। और ये सरकार की 3 व्यवस्थाएं होते हैं, और ये सरकार के 3 अंग होते हैं। समझ आएगा? संसद का काम क्या है, कानून का निर्माण। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून की व्याख्या काम किसका है। अब देखो, अब प्रारूप की अगर बात की जाए, प्रारूप की, कि भाई संसद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो संसद के अंतर्गत लोकसभा आता है, संसद के अंतर्गत राज्यसभा आता है, और संसद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति आता है। क्या आता है, राष्ट्रपति। तो पहला क्वेश्चन यहीं से प्रारंभ हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अंग नहीं है। कौन सा नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं यार प्रधानमंत्री तो आएगा, प्रधानमंत्री अंग नहीं है। जैसे संसद एक अपनी जैसे कोचिंग है, और कोचिंग के 3-4 रूम है, 5-7 रूम है। एक एसएससी का बैच है, एक राजस्थान पुलिस का बैच है, एक आरएस का बैच है। तो 3 जैसे अलग अलग क्लासरूम है, वैसे संसद के 3 अलग अलग चैम्बर्स है। एक भवन का, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, एक राष्ट्रपति। ठीक। राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका जो होती है, उसमें राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, उसके जो सहयोगी होते हैं वो भी देखो। एक तो होगा राष्ट्रपति, कौन होगा, राष्ट्रपति। दूसरा होगा प्रधानमंत्री, कौन होगा, प्रधानमंत्री। और तीसरा होगा मंत्रिमंडल, कौन होगा, मंत्रिमंडल। ये 3 जने मिलके क्या करेंगे, राष्ट्रपति कहलाएंगे। समझा? राष्ट्रपति पद में 3 जने आएंगे। नाम तो राष्ट्रपति का चलेगा, लेकिन मूल कार्य कौन करेगा, प्रधानमंत्री। समझ आएगा?
अब आ जाओ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन आते हैं? हाई कोर्ट आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, समझ में आ गया? ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ये हिंदुस्तान का, ये लोकतंत्र का एक प्रारूप होता है। तो उस टाइम अंग्रेजों ने क्या किया, भाई लोकतंत्र हिंदुस्तान में लागू करेंगे। हिंदुस्तान को प्लासी के युद्ध से और बक्सर के युद्ध से जीत लिया। तो अब हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टम खड़ा करें जो कानून का निर्माण करे, कानून को लागू करे और कानून की व्याख्या करे। तो ब्रिटेन में जो सिस्टम था वो यही था। ब्रिटेन में क्या था, देखो ब्रिटेन में अगर बात की जाए तो वहां भी संसद थी। क्या थी? संसद थी। यानी कानून का निर्माण कौन करती थी? संसद। कानून को लागू कौन करता था? सम्राट। कौन करता था? सम्राट। और कानून की व्याख्या कौन से करता था? प्रिवी काउंसिल। कौन करती थी? प्रिवी काउंसिल। ये तीन होते थे। जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ये इसके नाम, सर्वोच्च न्यायालय कह दो, उच्चतम न्यायालय कह दो, या सुप्रीम कोर्ट कह दो। तो ब्रिटेन में ये तीन चीज थी उस जमाने में। अब ब्रिटेन ने हिंदुस्तान के ऊपर राज कैसे किया, देखना, इस बात को समझना। ब्रिटेन ने क्या किया कि उसके संसद के भी वही कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3। एक हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। दूसरा है लॉर्ड सभा। कौन सी सभा? लॉर्ड सभा। लॉर्ड। हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे अपने लोकसभा में आदमी चुन के जाते हैं, अपने सांसद चुन के जाते हैं, 545 चुन के जाते हैं। जैसे अपने जयपुर ग्रामीण से जो सांसद है वो राज्यवर्धन राठौड़ है। कौन है? राज्यवर्धन राठौड़। तो बोला हमारा सांसद कैसा हो? राज्यवर्धन राठौड़ जैसा हो। तो यहां पे लोकसभा में सांसद बैठते हैं। संसद में बैठने वाले को क्या कहेंगे? सांसद, या अंग्रेजी में कहेंगे ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। राज्यसभा में जो बैठते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सांसद। तो लोकसभा में राजस्थान से जाते हैं 25 आदमी। कितने आदमी जाते हैं? 25। बताओ कितने राज्यवर्धन राठौड़ है राजस्थान से? 25 राज्यवर्धन राठौड़ है। उनमें एक हनुमान बेनीवाल है, बाकी 24 किसके हैं? बीजेपी के। बात समझ आ गई? राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राजस्थान से जाते हैं 10 आदमी। कितने आदमी जाते हैं? 10 आदमी। अब वो 10 आदमी कैसे चुने जाते हैं ये अपन पॉलिटी में बताएंगे, ठीक है। वैसे ही ब्रिटेन की संसद की अगर बात की जाए तो वहां एक तो हाउस ऑफ कॉमन्स, यहां पे अपने जैसे लोकसभा में चुन के जाते हैं वैसे यहां सामान्य आदमियों से चुन के जाते हैं। दूसरा होता है अपना जैसे राज्यसभा, वैसे वहां क्या होता है? लॉर्ड सभा। अब लॉर्ड सभा को आप थोड़ा समझ लो क्योंकि ये लॉर्ड बार बार में आएगा। लॉर्ड शब्द आपके बाद में, जैसे अपन कहते हैं अपनी मम्मी कई बार तू मेरा बड़ा कहें लाट साहब आए जगह, लाट साहब ये जो शब्द है ना, लाड साहब, वो लाड साहब कोई विकृत रूप है, इसका ही विकृत रूप है। लाड साहब किसे कहते थे? ब्रिटेन का जो सम्राट होता था वो अपने वफादार सिपह सलारों को जमीन दे देता था। समझ में आ गया? कोई परगना दे देता था, कोई प्रांत दे देता था, और उस प्रांत पति को या सूबेदार को, राजा के उस वफादार सिपह सालार को, वो लोग क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो वो कहते थे लैंड होल्डर्स। क्या कहते थे? लैंड होल्डर्स। लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, लैंड यानी जमीन, लॉर्ड यानी स्वामी, जमीन का स्वामी। बात समझ आएगी? वो जो लैंड लॉर्ड होता था उसकी मृत्यु के बाद में उसका बेटा लैंड लॉर्ड बन जाता था, और उसकी मृत्यु के बाद में उसका। हिंदुस्तान में भी यही प्रारूप था। अपने जो लैंड लॉर्ड हैं उनकी जगह कह दो ठाकर। कहीं कह दो? ठाकर। या तो मम्मी मारवाड़ी की होगी तो क्या कहेगी? ठाकर, तू मेरे वाला ठाकर जगह। जो ठाकर होते थे उनको भी जमीन दे दी जाती थी, किसके द्वारा? सम्राट या राजा के द्वारा, और लैंडलॉर्ड को भी जमीन दे दी। तो ब्रिटेन की जो दूसरा सदन है उसमें जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। किनके द्वारा चुना जाता है? लैंड। अपने तो फिर भी विधान परिषदों के, विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं
विधानसभा के द्वारा। ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? लैंडलॉर्ड, जो वहां के जमींदार हैं, वहां के ठाकुर हैं, उनमें से चुन के आते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लैंड लॉर्ड, हिंदी में कहते हैं जमींदार। बात समझ आएगी। और तीसरा सदन का जो अंग है उसे कहते हैं सम्राट। क्या कहते हैं? सम्राट। अब देखो, सम्राट के अंतर्गत वही 3 चीज आएंगी। कौन कौन सी? पहला सम्राट, दूसरा पीएम और तीसरा मंत्रिमंडल। बात समझ आएगी। और वो फ्री विकर्सल के अधीन, नीचे वाले अधीन, ऐसे वहां पे सिस्टम चलता है। तो ब्रिटेन वाले जब हिंदुस्तान के अंदर ये व्यवस्था लागू करेंगे तो ऐसी ही कोई ना कोई व्यवस्था भी लागू करेंगे। अब देखो कौन कौन सी व्यवस्था लागू की उन्होंने। सबसे पहले संसद की जगह उन्होंने यहां पे हिंदुस्तान में राज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति कर दी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसकी नियुक्ति की 1773 के अधिनियम के द्वारा। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसी के साथ पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी उस जमाने में, जिस जमाने में हिंदुस्तान में आई, उस जमाने में केवल 217 आदमियों ने पैसे लगाए थे। अंग्रेजों की कंपनी में कितने आदमियों ने पैसे लगाए थे? 217 आदमियों ने पैसे लगाए थे। लेकिन अब बात की जाए तो उन 217 की जगह कम से कम 10,000 व्यक्ति हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहे थे। 10,000 व्यक्तियों के पैसे लगे थे कंपनी में, तो 10,000 आदमी थोड़ी आएंगे। तो उन्होंने नियम बनाया कि जिस आदमी ने पैसे लगाए हैं कंपनी में, उसमें से 1000 पाउंड से ज्यादा जिसने भी पैसा लगाया है, 1000 पाउंड से ज्यादा जिसने भी पैसा लगाया है, वो आदमी क्या करेगा? वोट करेगा। क्या करेगा? वोट करेगा। और अपने ग्रुप में से 24 आदमियों को चुनेगा। कितने आदमियों को चुनेगा? मतलब कंपनी में सब लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, ब्रिटेन के सब लोगों ने पैसे लगा रखे थे। उनमें से केवल वही आदमी वोट देगा जिसने 1000 पाउंड से ज्यादा लगाया है। 1000 पाउंड, पाउंड का मतलब रुपए मान लो आप। ब्रिटेन में जो मूल्य है वो पाउंड में मापा जाता है। जैसे अमेरिका में किस में मापा जाता है? डॉलर में मापा जाता है। भारत में किस में मापा जाता है? रुपए में मापा जाता है। तो रुपया ने वहां का क्या कहते हैं? पाउंड कहते हैं। बात समझ आएगी। तो 1000 पाउंड से 1000 रुपए से ज्यादा कोई लगाया वो वोट देगा, और वोट देके कितने आदमियों को चुनेगा? 24 आदमी। 24 आदमियों में उन्होंने क्या नियम बनाया? इनका कार्यकाल 4 वर्ष होगा। कितना कार्यकाल होगा? 4 वर्ष। इसका मतलब क्या होगा कि 6 सदस्य पहली साल रिटायर हो जाएंगे, 6 सदस्य दूसरी साल रिटायर हो जाएंगे, 6 सदस्य तीसरी साल, और 6 सदस्य चौथी साल। तो यानी 4 साल में रिटायर हो गए, फिर यानी नए 6 आ जाएंगे, फिर नए 6 आ जाएंगे, नए 6 आ जाएंगे। यानी ये हमेशा बना रहेगा। 6 हर साल रिटायर होंगे और 6 आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो ये तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? कानून का निर्माण। कानून बना के वो किसको भेज देता था? संसद को। किसकी संसद को? ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन की संसद उसे कहां पे रखती थी? हाउस ऑफ कॉमन्स। फिर उसके बाद में लॉर्ड सभा, और फिर सम्राट उसकी अनुमति दे देता। बात समझ आएगी? तो बताओ, हिंदुस्तान के ऊपर जब अंग्रेजों ने राज किया तो हिंदुस्तान के कानूनों का निर्माण कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करते थे? बात समझ आई कि नहीं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? अब दूसरा होता है कानून को लागू करना। किसको लागू करना? कानून तो बन गया, अब कानून को हिंदुस्तान में लागू करें।
अब भी तो बताओ, कानून को लागू करने वाले अंग को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। हिंदुस्तान में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? और ब्रिटेन में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? अब बात कर रहे हैं साहब, अंग्रेजों ने भारत में किसको दी है कार्यपालिका शक्ति? तो यहां पे वहां का जो सम्राट था, उस सम्राट ने, जैसे अपना वहां का सम्राट ब्रिटेन में कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री को दे रखा था। किसको दे रखा था? यानी वास्तविक रूप से वो उपभोग करता था। जैसे बताओ, भारत में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। बात समझाएगी? तो वैसे ही वहां के सम्राट ने बड़ी चालाकी से हिंदुस्तान की जो कार्यपालिका शक्ति थी वो किसको दे दी? गवर्नर। किसको दे दी? गवर्नर। तो हिंदुस्तान का जो पूरा शासन चलाएगा, हिंदुस्तान की नीतियों को जो लागू करेगा, हिंदुस्तान पर जो नियम लागू करेगा, जो देश को चलाएगा, जैसे देश को प्रधानमंत्री का नाम आता है हर बात में, किसका नाम आता है? प्रधानमंत्री। तो अपन किसका अध्ययन करेंगे? गवर्नर। और इसकी सहायता के लिए, जैसे यहां मंत्रिमंडल था तो इसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ कैबिनेट, मंत्रिमंडल का परिषद, मंत्रिमंडलीय परिषद की, कार्यकारिणी परिषद की क्या कर दी? स्थापना। और उसमें 4 आदमियों की नियुक्ति की पहली बार। कितने आदमियों की नियुक्ति की थी? 4। ये तुम्हारे को याद रखना है। फ्रांसिस बोरवेल, ये तुम्हारे को वैसे मॉनसन याद नहीं रखना, मैं वैसे बता रहा हूं, इतना डीपली पूछते नहीं, कभी यूपीएससी की एग्जाम में जरूर ये पूछ लेते हैं, फ्रांसिस बोरवेल, मानसून, तो इनको आप देख लेना एक बार। तो ये 4 आदमियों की नियुक्ति कर देता है। तो मूल कार्य जो करेगा वो कौन करेगा? गवर्नर। अब बात आती है किसकी? न्यायपालिका की। किसकी? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका गवर्नर अपने हिसाब से करेगा। बात समझाइए? यहां क्या करता है, कौन सी व्यवस्था करता है, वो न्यायपालिका अपने हिसाब से गवर्नर करेगा। तो बताओ, लोकतंत्र हिंदुस्तान में किसने लागू किया था? अंग्रेजों ने। और लोकतंत्र की नींव कब रख दी थी? 1772-73 से। 1773 से। लोकतंत्र में यानी सरकार के कितने कार्य हैं? 3 कार्य। कानून का, कानून की, और कानून को निर्माण करने वाले अंग को क्या कहते हैं? या लागू करने वाले अंग को क्या कहते हैं? और व्याख्या करने वाले को? वर्तमान में भारत की कार्यपालिका का नाम क्या है? उठा के मानो, कार्यपालिका ये है, राष्ट्रपति है। मैंने हाथ यहाँ पे किया है, मैं भी यही देख रहा हूँ, कितना ध्यान है, रट्टू तोते जैसे बोल रहे हो। तो बताओ, भारत की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? संसद। अब नहीं बोलेंगे रट्टू तो भारत की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। अब बताओ, भारत की कार्यपालिका का क्या नाम है? और भारत की विधायिका क्या नाम है? संसद है। ठीक है। और भारत की न्यायपालिका क्या नाम है? सुप्रीम या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। अब देखो, जो संसद है, भारत की संसद, उसमें उसके कितने अंग हैं? कौन कौन से? बताओ। कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, यानी वैसे संवैधानिक प्रमुख तो कौन होता है? और सारा कार्य कौन करता है? किसकी सहायता से करता है? बात समझ आ गई? और वैसे ही संसद में, ब्रिटेन में कानून का निर्माण कौन करती है? और वहां की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट। PARLIAMENT, पार्लियामेंट। समझा ना? पार्लियामेंट मैंने संसद हिंदी में लिख दिया है, वहां पार्लियामेंट कहा जाता है। संसद का अंग्रेजी प्रारूप क्या है? पार्लियामेंट। तो वहां पार्लियामेंट कहा जाता है। वहां पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन सा? लोकसभा और सम्राट। समझ आ गया? और वहां के जो कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? सम्राट। किसकी सहायता से? वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। अब बताओ, हिंदुस्तान पर जब उन्होंने राज किया तो कानून, कार्यपालिका, विधायिका शक्ति किसको दे दी गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने आदमी थे? 24 आदमी। कितने आदमी थे? कौन थे 24 आदमी?
कंपनी के वो मालिक जिनका कंपनी में 1000 पाउंड से ज्यादा राशि लगी थी, एक बात। दूसरी बात, जिन्हें कंपनी के उन आदमियों द्वारा चुना जाता था जिनकी 1000 रुपए से ज्यादा क्या लगी थी, राशि लगी थी। बात समझ आ गई? तो वो क्या कहलाते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल कितने था, प्रतिवर्ष कितने रिटायर होते थे, 1/4 या 6, 1/4 हो गया ना। ठीक है साहब। अब बताओ, कार्यपालिका का प्रमुख वहां के सम्राट ने किसको नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया, ये तुम्हारा यहां तक हो चुका। अब देखो वहां का गवर्नर क्या करता है, कैसे करता है, आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात आती है गवर्नर की, किसकी, गवर्नर। गवर्नरों की अगर बात की जाए तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको याद रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर, पहला, और पहला गवर्नर मैंने क्या बताया था, लॉर्ड क्लाइव। क्या बताया था, ठीक। दूसरा आता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, क्वेश्चन में लिख दो जी। गवर्नर जनरल है, आंख खोल के लिखना है, तो तुम्हें वहां पे क्या करना है, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखो गवर्नर और गवर्नर जनरल, इसमें क्या अंतर है। गवर्नर तो गवर्नर है जो प्रशासन करेगा, और गवर्नर और जनरल प्रशासन के अतिरिक्त जिसके पास कौन सी शक्ति आ जाती है, सैन्य शक्ति आ जाती हैं। क्या आ जाती है, सैन्य युद्ध शक्तियां जिसके पास आ जाती हैं उसे क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल। तो आंख खोल के पढ़ना है। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन। ठीक है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अब देखो, अभी तो मैं लिखा रहा था किसका, बंगाल का, अब मैंने क्या लिखा दिया, भारत का। तो देखो बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल तो ये तुम्हारा बंगाल है, बंगाल, और भारत ये पूरा भारत है। तो ये तो बंगाल का था और ये किसका हो गया, भारत का। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और सबसे पहले किसको बनाया, विलियम बेंटिंग। किसको बनाया, विलियम बेंटिंग। क्लियर, विलियम बेंटिंग। अब देखो भारत का गवर्नर जनरल आ गया। अब उसके बाद में आता है भारत का पहला वायसराय, पहला वायसराय। और भारत के पहले वायसराय की अगर बात की जाए तो तुम्हें याद रखना, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। समझ आ गया। और अब लास्ट क्वेश्चन आता है भारत का। देखो अब इसके बाद में देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ तो हम देखते हैं कि भारत अगस्त हुआ था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से 1948 तक जो भारत का गवर्नर जनरल रहा था वो कौन रहा था, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक। और फिर 1948 से लेके और 26 जनवरी 1950 तक जो भारत का गवर्नर जनरल रहा था वो कौन रहा था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य या श्री राजगोपालाचार्य। तो अगर प्रश्न आ जाए भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम, अंतिम देखो अंतिम वायसराय में लॉर्ड माउंटबेटन भी आ सकता है और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगर ये आ जाए भारत का अंतिम भारतीय वायसराय, भारतीय क्या, भारतीय, तो भारतीय वायसराय जाएगा तो कंफर्म कौन आएगा, चक्रवर्ती राजगोपाल। ठीक है।
बात समझ आ रही है? और अगर ये आ जाए भारत का अंतिम वायसराय तो कौन आ जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अब दूसरा प्रश्न देखो, इस पे दो क्वेश्चन आएगा, 5A और 5B। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय, पहला, देखो भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। तो भारत आजाद होते 16 अगस्त को, बताओ 15 अगस्त को आजाद हो गया, 15 अगस्त को कौन था इस टाइम? लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का स्वतंत्र भारत का पहला ये, भारत का अंतिम कौन? ये। अब देखो दूसरा, देखो छठा का दो क्वेश्चन देखना है। छठा का ये देखो, भारत का अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाए, स्वतंत्र भारत का अंतिम पहला भारतीय वायसराय तो कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। भारतीय आ गया ना, भारतीय आती है तो कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक। और यहां पे तुम्हारे को याद रखना, भारत का पहला वायसराय तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इसी में बी और लिख लेना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बताओ कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। पहला तो क्या बन गया? वायसराय। और लास्ट का क्या बन गया? गवर्नर। गवर्नर जनरल की जगह उसको किसकी उपाधि दे दी? वायसराय। बात समझ आएगी? आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर किस प्रकार अपना शासन करते हैं, कौन कौन करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। पहला हमने अध्ययन किया है वॉरेन हेस्टिंग्स। किसका क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर बात की जाए तो इसे हिंदुस्तान का गवर्नर कब बनाया? 1772 में। और एक कब तक गवर्नर रहा? 1785। इसके बारे में स्पेशली देखो। अब देखो इसके कार्य कितने हैं? 3। एक तो तुम्हारे को क्या करना है? कार्यपालिका का कार्य देखना है और एक न्यायपालिका का कार्य देखना है। गवर्नर को देखना है। बात समझ जाएगी? व्यवस्थापिका का कार्य इसका नहीं हुआ है। तो देखो सबसे पहले कार्यपालिका काम बताऊं या न्यायपालिका? गवर्नर के कितने कार्य रहेंगे? 2। एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। न्यायपालिका संबंधी कार्य और दूसरे कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका, ठीक। न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका की अगर बात की जाए, सबसे पहले इसने कलेक्टरों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? कलेक्टरों की। कलेक्टर का कार्य क्या होगा? ये न्यायपालिका के 2 कार्य होंगे। कितने कार्य होंगे? 2। एक तो कौन सा? दीवानी और एक फौजदारी या निजामती। फौजदारी या निजामती दोनों एक है। बात समझे? तो इसका जो दीवानी कार्य होगा, जो रुपए पैसे है ना, कर राजस्व, इसका जो एकत्रण करेगा वो कौन करेगा? कलेक्टर। कौन करेगा? कलेक्टर। और निजामती या फौजदारी, जो हत्या, मारपीट, बलात्कार, जो ये केस हो जाएंगे, उनकी सुनवाई कौन करेंगे? भारतीय न्यायाधीश। भारतीय न्यायाधीश। बात समझ आ गई? अच्छा, इसके अलावा दीवानी कार्यों में यहां इसके ऊपर जो अपील करेंगे, अपील भाई अगर मान लो कलेक्टर की वो नहीं कर रहा सुनवाई, कलेक्टर ठीक ढंग से कलेक्टर के खिलाफ अगर शिकायत करनी है तो उसने 2 और अपीले न्यायालय खोले। एक सदर दीवानी और एक सदर निजामती। सदर निजामती। बात समझ में आ गई? ये कार्य इन्होंने पहला काम किया। अच्छा जी, तो इसने कलेक्टर की नियुक्ति कर दी। और कलेक्टर का काम क्या रहेगा? राजस्व एकत्रण। क्या रहेगा? राजस्व एकत्रण। यानी राजस्व, बताओ मूल रूप से मुख्य कौन सा राजस्व का मुख्य चीज क्या थी? कहां से पैसा आता था? टैक्स से। किससे आता था? टैक्स से। यानी भू राजस्व। किससे आता था? भू राजस्व।
टैक्स का मतलब भूमि से जो मिलता था। बात समझें। अब भूमि के लिए उन्होंने क्या किया, बड़ा प्लान किया इसने, कौन सी व्यवस्था लागू की। इसके लिए इसने जो टैक्स व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, वो ठेकेदारी व्यवस्था लागू की। कौन सी व्यवस्था कही थी? ठेकेदारी व्यवस्था। ठेकेदारी व्यवस्था क्या थी? देखो अभी बंगाल में एक व्यवस्था चली आ रही थी और वो व्यवस्था थी जमींदारी व्यवस्था। मतलब जो जमीन का एक मालिक होता था, ठाकुर होता था, राजा का वफादार होता था, उसके पास जमीन होती थी, वो उसका मालिक होता था और बाकी सारी जमीन सब उसको खाते थे उसके, और उसको बाटे में वो कुछ भी खाने के लिए दे देता था, बाकी वो बेकार होते थे, मजदूर होते थे। तो इसने क्या किया, ठेकेदारी व्यवस्था चालू कर दी। ठेकेदारी कैसे कि जैसे मान लो तुमने आके इस जमीन को खरीदी तो आपको ठेका दे दिया, भाई आप 5 साल के लिए आप इस जमीन को बोओगे, इसके बदले में आपको मेरे को ये 50 बोरियां टैक्स के रूप में देनी पड़ेंगी। बात समझाएगी। इसने जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया। जमींदारी व्यवस्था का क्यों कर दिया, थोड़ा सोच के बताओ। क्योंकि ये लैंडलॉर्ड जमींदारी वर्ग से नहीं था। और देखो अगर अपन किसी वर्ग से नहीं होते तो उस वर्ग के विरोधी होते हैं। बात समझ आ रहा है। अपने घर में कोई नेता नहीं होगा तो अपन नेताओं के क्या होंगे, विरोधी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे। तो वैसे ही ये ब्रिटेन से जब आया तो इसके साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ये उन जो ब्रिटेन के जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ था, इसलिए इसे हिंदुस्तान में भी यही लागू कर दिया। इसने जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया और पहले 5 वर्ष के लिए ठेका दिया। कितने वर्ष के लिए दिया? 5 वर्ष के लिए। और फिर उसके बाद में 1 वर्षीय ठेका लागू कर दिया। कितना कर दिया? 1 वर्षीय ठेका। देखो 5 वर्ष के लिए ठेका लागू किया और उसने बाद में 1 वर्ष के लिए क्यों किया? 5 वर्ष के तो इसलिए किया भाई चलो ठीक है 5 वर्ष में एक आफत मिटे, एक आदमी कैसे 5 वर्ष में दे देगा अपना काम खत्म। लेकिन जैसे उसने जमीन दी, बोला इसके लिए बदले में ये 100 बीघा जमीन है, आप मेरे को 100 बोरी गेहूं की 100 क्विंटल गेहूं मेरे को राजस्व में देंगे। लेकिन आदमी के पास जब गया राजस्व एकत्रण अधिकारी कलेक्टर गया तो उसको बोल दिया कि साहब अब की बार गेहूं कम हुआ है और आप ऐसे करो 2 बोरी ले जाओ, हम अगली बार दे देंगे। ठीक है, कलेक्टर इस बार 2 बोरी लिया। अगली बार गया कि सर आज भी अब की बार भी कम नहीं हुआ है, आप ऐसे करो 5 बोरी ले जाओ। 5 लिया। लास्ट में जाते जाते उन्हें लगा कि 100 बोरी की जगह उनके पास कलेक्शन ही 20 बोरियों का हुआ, 20 क्विंटल गेहूं हुआ। अब 5 साल बाद में क्या उखाड़े उसका? बात समझ आ रही है कि साहब अगली साल दे देंगे। तो जो 5 साल में 20 बोरी दे रहा है, 1/5 भाग का दे रहा है, तो अगली साल क्या देगा? तो उसने 5 वर्ष की जगह कौन सी व्यवस्था कर दी? 1 वर्ष। बात समझ आएगी। ये इसने व्यवस्था लागू की। अच्छा, इसके अलावा इसने हिंदू कानूनों का संकलन किया। किसको क्या? हिंदू कानूनों का संकलन किया। हिंदू कानूनों का संकलन किया। इसके अलावा इसने याद रखना, ये एक तो क्या है, चोर बेईमान आदमी था। कैसे था? देखो एक चीज समझ लो, जो आदमी बिल्कुल जैसे ऐसे कहते हैं ना कि भाई आप खाली पेट के आदमी को मत चुनो। क्यों? क्योंकि वो पहले अपना पेट भरेगा। बात समझा गया। तो ये खाली पेट से था, तो इसने इतना खजाना लूटा, अवध के खजाने को लूटा। किसको लूटा? अवध के खजाने। बनारस के राजा था, बनारस का राजा था चैत सिंह। बनारस के राजा चैत सिंह को हटाकर उसके भतीजे महीप नारायण को नियुक्त कर दिया। भतीजे महीप नारायण को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। ठीक है। इसके अलावा इसने मुन्नी बेगम से रिश्वत की मांग की। मुन्नी बेगम से किसकी मांग कर दी? रिश्वत की मांग की। और देखो मुन्नी बेगम से जब ये रिश्वत की मांग करता है तो मुन्नी बेगम इसकी शिकायत करती है प्रीवी काउंसिल में। कहां पे जाती है? प्रीवी काउंसिल। लंदन में प्रीवी काउंसिल में जाती है और ये बेनकाब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में इसने वो मांगा था, रिश्वत मांगी थी। मुन्नी बेगम क्या थी? ये अवध की बेगम थी। अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला का नाम सुना होगा आपने, जिसने 1764 का बक्सर युद्ध लड़ा। तो शुजाउद्दौला की जो बेगम थी मुन्नी बेगम, उससे भी एक खजाने से पैसे मांग रहा था और बार बार जाता था, उनको टॉर्चर करता था, महिलाओं को वगैरह। तो उसने शिकायत की थी। अच्छा, 1784 में इसके समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये क्या थी?
ये थी जो प्राचीन पांडुलिपियां थी, प्राचीन अपने हिंदुस्तान की जितनी भी पुरानी जो भी किताबें थी, ग्रंथ थी, उनको संकलित किया गया। उनको क्या गया? संकलित। और इसके समय दो अधिनियम लागू हुए, एक 1772 का जिसे अपन कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा हुआ था 1784 का जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। क्या कहते हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। ये दो एक्ट इसके समय लागू हुए थे। 1772 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या बताया? कि इसमें ये व्यवस्था की गई कि जो वो शक्तियां थी, कार्यपालिका विधायिका शक्तियां थी, वो तो किसको दे दी? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और कार्यपालिका शक्ति किसको दे दी? गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर की जगह क्या कहलाने लग गया? गवर्नर जनरल। 1772 में तो गवर्नर था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार ये क्या बन गया? गवर्नर जनरल। बात समझ आएगी? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात की जाए तो इधर क्या हुआ कि 1783 में एक एक्ट लागू किया था जिसे कहते हैं फॉक्स इंडिया बिल 1783, ये लागू किया था। अच्छा, ये लागू क्या था इसको समझो थोड़ा सा। फॉक्स इंडिया बिल 1783 किसने पेश किया? फॉक्स ने किया। फॉक्स और नॉर्थ ये दोनों मिलके, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स ये दोनों दोस्त थे। लॉर्ड नॉर्थ तो लॉर्ड सभा से था और ये किससे था? कॉमन सभा से। हालांकि दोनों कॉमन सभा से थे। इन दोनों की मिलीजुली सरकार थी। कहां पे? ब्रिटेन। उस जमाने में, कब की बात हो रही है? 1783। अब ये ऐसे सोचते हैं कि यार ये बड़े नेता हैं, इनका नियम ये था कि ये जो भी कानून देंगे वो कानूनी क्या होगा? पारित होगा। तो इन्होंने इसके अधिकार में कटौती करने के लिए, किसके अधिकार में कटौती करने के लिए? BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कितने थे? 24। इनके अधिकारों में कटौती करने के लिए संसद के अंदर एक क्या रख दिया? बिल रख दिया। और उस बिल को क्या कहा जाता है? फॉक्स इंडिया बिल 1783। अब देखो, अब ब्रिटेन की संसद के कितने अंग हैं? 3। कौन कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन्स, लॉर्ड सभा और सम्राट। अब यहां क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स में तो, क्योंकि ये दोनों जने थे, ये दोनों तो किस में थे? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में तो इन्होंने इस प्रस्ताव को पारित करवा लिया, इस विधेयक को क्या करा लिया? पारित करा। लेकिन लॉर्ड सभा में इसे पारित नहीं करवा सके और ये बिल गिर गया। और ये बिल जैसे ही गिरा और ये फॉक्स सरकार भी गिर गई। ये पहला अवसर था, पहला और अंतिम अवसर था जब भारत के मामले में, किसके मामले में? ब्रिटेन की सरकार गिर गई। किसकी सरकार गिर गई? ब्रिटेन की सरकार। जो फॉक्स थी उसकी सरकार भारत के मामले में गिर गई। ये पहला। ये सरकार गिर जाती है तो उसके बाद में एक आदमी था जिसका नाम था यंग पिट्स। क्या नाम था? यंग पिट्स। तो 1783 में जब फॉक्स सरकार गिर जाती है तो ब्रिटेन में नई सरकार आती है और उस सरकार का नेता कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? यंग पिट्स। और यंग पिट्स ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। एक चीज और बताई थी, 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में 1773 है ये, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बंगाल में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट मान लो, ठीक है। पहले न्यायालय की स्थापना हुई थी कहां पे? बंगाल। लेकिन इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो केवल और केवल क्या था? बंगाल था। क्या था? बंगाल था। बंगाल का बाहर का कोई भी आदमी भी अपने मामले को यहां ले जा सकता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। क्या? कि दोनों पक्ष क्या होने चाहिए? सहमत। ये भी सहमत और ये भी, वादी और प्रतिवादी दोनों सहमत होंगे
तो बंगाल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सुनवाई कर सकता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1774 में जो कलकत्ता उच्च न्यायालय था उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। कौन था? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश थे। कितने अन्य न्यायाधीश थे? 3। कितने थे? 3। ये तुम्हारे को याद रखना है, CHL 3 थे। C यानी चैम्बर्स, C यानी चैम्बर्स, H यानी हाइड, L यानी लिमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर। तो एलिजा इम्पे पहला मुख्य न्यायाधीश था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। उसके अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश थे? 3। और इनका न्याय क्षेत्र क्या था? कलकत्ता या बंगाल। बात समझ आ गई? और कलकत्ता या बंगाल के अतिरिक्त ये बाहरी मामलों की सुनवाई कब कर सकते थे? जब वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष इसके सहमत दे दे, अपनी सहमति दे दे। तो ये सभी चीजें किसके बारे में थी? वॉरेन हेस्टिंग्स। बात समझ आ गई? अब वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1785 में रिटायर होके ब्रिटेन में जाता है, तो ब्रिटेन में जाने पर इस पर महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? महाभियोग। अब बताओ महाभियोग क्यों लगाया गया? क्योंकि ये रिश्वतखोर था। क्या था? रिश्वतखोर था। इसने किससे मांग की थी? मुन्नी बेगम से। और मुन्नी बेगम ने कहा मुकदमा दायर किया था? प्रीवी काउंसिल। बात समझ? तो ये ब्रिटेन का पहला गवर्नर जनरल था जिसके खिलाफ महाभियोग लाया गया, और बर्क महोदय द्वारा इस पर महाभियोग लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? बर्क महोदय। और बर्क महोदय इसके ऊपर महाभियोग लेके आते हैं, लेकिन ये महाभियोग पारित नहीं होता है, पारित नहीं हुआ, और पारित नहीं होने के कारण ये श्राप छूट जाता है। इसके बारे में एक चीज और आपको याद रखना है, इसके समय एक बंगाली ब्राह्मण था जिसका नाम था नंदलाल बोस। क्या नाम था? नंदलाल। और नंदलाल जो बंगाली ब्राह्मण था उसको फांसी की सजा दी गई। क्या दी गई? फांसी की सजा दी गई। याद रखना, उस जमाने में यानी अब तक किसी ब्राह्मण को फांसी की सजा नहीं दी जाती। आपने देखा होगा 1303 में जब आप रावल रतन सिंह को पढ़ते हो राजस्थान के इतिहास में, तो आप देखते हो रावल रतन सिंह जब इतनी बड़ी गलती कर देता है तो भी राघव चेतन इतनी बड़ी गलती कर देता है तो भी रावल रतन सिंह उसको फांसी की सजा नहीं देता, बल्कि उसको क्या दे देता है? देश निकाल। क्या दिया जाता है? देश निकाल। इससे पहले अगर अपन प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास में जब हर्षवर्धन को पढ़ते हैं 647 के आसपास, 643 में जो धर्मसभा होती है, धर्मसभा में, कन्नौज धर्मसभा में ब्राह्मणों ने आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग। तो उस समय भी हर्ष ने ब्राह्मणों को केवल क्या दिया था? देश निकाला। 5000 ब्राह्मणों को देश निकाला दिया था। समझ आ गया? तो अब पहली बार नंदलाल बोस एक बंगाली ब्राह्मण था, उसको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दी गई। ये आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स मैंने आपको पूरा करवा दिया। अब देखो इसके बाद में देखते हैं किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात की जाए 1786 से 93। अब 1786-93 इसके बारे में देखो महत्वपूर्ण कार्य देख लो। सबसे पहले वही 2 कार्य, बंगाल गवर्नर के कितने कार्य रहेंगे? 2। एक कौन कौन सी शक्ति रहेगी? एक तो दीवानी और एक तो कार्यपालिका कार्य, एक कौन से? कार्यपालिका सुधार कार्य, और दूसरे किसके रहेंगे? न्यायपालिका। अब देखो उस जमाने में जो सबसे बड़ी समस्या आई लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक चीज समझ में आ गई। लॉर्ड है, क्या है? लॉर्ड समझ में आ गया तुम्हारे? इसका मतलब ये कौन है? इसका मतलब ये ब्रिटेन का लैंडलॉर्ड है। लॉर्ड किसे कहते थे? ब्रिटेन के लैंडलॉर्ड को, जमींदार को क्या कहा जाता था? लॉर्ड। इसका मतलब ये उच्च वर्ग से है। किससे? उच्च वर्ग से। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में 2 चीजें देख लो। पहली चीज तो उच्च वर्ग से है, दूसरा क्या है? ये अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस दौरान वहां का गवर्नर जनरल था।
कहाँ का गवर्नर जनरल था? अमेरिका का, अमेरिका का गवर्नर। ये तुम्हारे को याद रखना है। और 1781 में यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ था, और यॉर्क टाउन के युद्ध में इस आदमी ने, भगोड़े ने, जॉर्ज वाशिंगटन के सामने हथियार टेक दिए थे। किसके सामने हथियार फेंक दिए थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अब जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आपने सुना होगा, कौन था? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति। यानी एक चीज याद रखना, जो अमेरिका था वो भी हमारे जैसे अंग्रेजों का गुलाम था। किसका था? अंग्रेज। अमेरिका भी 1786-87 में जाके आजाद होगा। इसका भी 4 जुलाई को वो भी मनाते हैं ना। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? क्या मतलब तुम्हारे को बिल्कुल तैयारी नहीं करते हो। तो अमेरिका का ये गवर्नर था, और इसने 1781 में यॉर्क टाउन का युद्ध किया था, और यॉर्क टाउन के युद्ध में इसने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने अपने हथियार डाल दिए। तो कुल मिला के बहुत कुंठित था। कोई आदमी फैल हो क्या जाए तो सारा दिमाग कहाँ लगाएगा? घर के ऊपर। तो जब ये हिंदुस्तान में आता है तो हिंदुस्तान में आके क्या क्या करता है? देखो पहली चीज तो देखो, इससे पहले वाला जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन तो क्या था? एक सामान्य लोगों से था। और ये कौन से वर्ग से था? बुर्जुआ वर्ग से। लॉर्ड साहब क्या था? बुर्जुआ वर्ग से। समझे? इसके माता पिता जमींदार थे। तो इसने, पिछले वाले ने तो क्या किया? जमींदारों को समाप्त किया। किसको समाप्त किया? जमींदारों को। 5 वर्षीय ठेका दिया, फिर 1 वर्षीय ठेका देना चालू कर दिया। ये उल्टा काम करेगा। इसने क्या कर दिया? 10 वर्षीय ठेका पद्धति चालू की। कौन सी वर्षीय की? 10 वर्षीय ठेका पद्धति चालू की। और इस व्यवस्था को 1793 में इसने स्थायी कर दिया। क्या कर दिया? स्थायी कर दिया। स्थायी कर दिया इसका मतलब क्या था? पहले जो इसने ठेका दिया था जमींदार को, वो कितने समय के लिए दिया था? 10 साल के। अब क्या कर दिया? स्थायी। अब इसका मतलब ये हो गया कि इस जमीन का मालिक कौन होगा? जमींदार। इसका मतलब क्या हो गया? जमीन का मालिक कौन होगा? जमींदार। जमीन का मालिक कौन होगा? जमींदार। दूसरा, राजस्व की अगर बात की जाए, राजस्व, तो राजस्व इस तरीके से बांटेगा, एक तो जमींदार में और एक किस में बटेगा? ब्रिटिश में। तो जमींदार तो कितना लेगा? जमींदार जो लेगा वो लेगा 1/11वां हिस्सा। कितना? 1/11। अंग्रेज कितना लेंगे? 10/11वां भाग। मतलब अगर 11 बोरी इकट्ठी करेगा तो 10 बोरी कौन खाएगा? इसमें अंग्रेज खाएंगे। बात समझ आएगी? तो इन्होंने जो एक ठेका पद्धति थी 1 वर्ष, इसको समाप्त करके कौन सी व्यवस्था लागू कर दी? 10 वर्षीय ठेका पद्धति। और 10 वर्षीय ठेका पद्धति को कब स्थायी कर दिया? 1793। इस व्यवस्था को कौन सी व्यवस्था कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त। क्या कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त। इस व्यवस्था का दूसरा नाम है मालगुजारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मालगुजारी व्यवस्था। इसके अलावा इसका तीसरा नाम है कौन सी? विश्वेदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? विश्वेदारी व्यवस्था। और विश्वेदारी व्यवस्था के अलावा इसका चौथा नाम है इस्तमरारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? इस्तमरारी व्यवस्था। तो याद रखना, स्थायी बंदोबस्त के 4 नाम हैं। इसमें मालगुजारी व्यवस्था तुम्हारे पहुंच चुका है। बात समझ आएगी? और इस व्यवस्था का जो प्रारूप तैयार किया था, वो व्यवस्था का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर जॉन शोर ने। किसने किया था? सर जॉन शोर ने। समझ आ गया? सर जॉन शोर द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया। एक काम तो इन्होंने ये किया। देखो दूसरा इसने क्या काम किया? ये तो कर दिया किसका काम? जमीन का। भाई 2 ही व्यवस्था लागू करेगा। एक तो किसकी लागू करेगा? मतलब दीवानी कार्य, और दूसरा क्या करेगा? फौजदारी कार्य। फौजदारी कार्य में इसने क्या किया? कार्नवालिस संहिता का निर्माण करवाया। कौन सी संहिता कहेगा? कार्नवालिस संहिता। कार्नवालिस संहिता बहुत प्रसिद्ध है। क्या थी, कैसे थी, इसके बारे में सुन लो। पहली तो इसमें क्या थी? अंग भंग की सजा रद्द कर दी। अंग भंग की सजा क्या कर दी? रद्द कर दी।
कठोर कारावास चालू कर दिया। क्या कर दिया? कठोर कारावास। पहला काम तो इसने ये किया। मानवीय सजा देंगे। पहले के जमाने में अगर किसी मजदूर का हाथ काट देते थे तो उसके बदले में हाथ काटा जाता था। अगर किसी बनिए ने कम तोला है तो उसके बदले में उसका मांस तोला जाता था। क्या तोला जाता था? मांस। तो इसने ये जो व्यवस्था थी, अंग भंग की सजा थी, है ना, जो कठोर कानून थे उनको रद्द कर दिया। समझा क्या? इसके अलावा इसने मानवीय सजा पर जोर दिया। इसमें विधि के शासन, विधि की सर्वोच्चता पर बल दिया। किस पर? विधि की सर्वोच्चता पर, विधि की सर्वोच्चता पर बल दिया। बात समझ आएगी? अच्छा, इसके अलावा न्यायपालिका क्षेत्र की अगर बात की जाए तो न्यायपालिका क्षेत्र में इसने कलेक्टरों के क्या काम किए थे? पिछले वाले ने कलेक्टरों के क्या काम किए थे? राजस्व वसूली करना। अब बताओ वो कार्य कौन करेगा? जमींदार। कौन करेगा? जमींदार। बेवकूफों भी लिखा है ना, पर राजस्व वसूली का कार्य कौन करेगा? जमींदार। तो कलेक्टर क्या हो गए? एकदम फ्री। कलेक्टर क्या हो गए? फ्री। अब देखो, कलेक्टरों की जगह उन्होंने एक अदालतों की एक श्रृंखला खड़ी की। उसमें सबसे पहले था मुंसिफ। कौन था? मुंसिफ। अब बताओ, मुंसिफ के बाद में किसका नाम आता था? रजिस्ट्रार। कौन आता था? रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार से ऊपर कौन आती थी? जिला अदालतें। कौन सी? जिला अदालतें। जिला अदालतों से ऊपर कौन आती थी? प्रांतीय अदालतें। जिले से ऊपर कौन आता है? प्रांतीय अदालतें। और प्रांतीय अदालतों से ऊपर आती थी सदर। सदर क्या आती थी? सदर अदालत। और सदर अदालत से ऊपर कौन आती थी? प्रिवी काउंसिल। कौन आती थी? प्रिवी काउंसिल। यानी इसने अदालतों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी कि अगर आपको इस व्यवस्था में कोई दोष लगता है, अगर आप यहाँ पे कहीं प्रताड़ित हो, कोई भी समस्या है, तो आप यहाँ पे जाओ। मुंसिफ। मुंसिफ कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकता है? 50 रुपए तक की। कितने रुपए तक की? 50। रजिस्ट्रार कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकता है? 100 रुपए तक की। जिला अदालतें कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकता है? 200 रुपए तक की सुनवाई कर सकता है। प्रांतीय अदालतें कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकती है? 1000 रुपए तक की सुनवाई कर सकती हैं। सदर अदालतें कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकती हैं? 5000 रुपए तक की सुनवाई कर सकती हैं। और प्रिवी काउंसिल कितने रुपए तक की सुनवाई कर सकता है? 5000 से ऊपर का जो मामला होगा उसकी सुनवाई कौन करेगा? प्रिवी काउंसिल। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार अदालतों की एक श्रृंखला खड़ी कर दी। और प्रांतीय अदालतों में उसने 4 प्रांतीय अदालत खोली। कितनी प्रांतीय अदालत खोली? 4। एक तो किलकत्ता। कौन सा कत्ता? किलकत्ता। दूसरी ढाका। कौन सा का? ढाका। तीसरी मुर्शिदाबाद। कौन सा बात? मुर्शिदाबाद। और चौथी पटना। कौन सा ना? पटना। ये जो 3 थी, किलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद, ये तो थी बंगाल में। किस में थी? बंगाल। और पटना कहाँ थी? बिहार में। तो इसने 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की थी। ये तुम्हारे को याद रखना है। कितनी प्रांतों की थी? 4। 4 में से 3 तो राजधानियों में है। बांग्लादेश की राजधानी तो क्या है? ढाका। पश्चिमी बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो 3 तो वैसे याद हो जाएंगी। एक मुर्शिदाबाद आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? मुर्शिदाबाद। बात समझ आ गई? तो इसकी ये 4 ये अदालतों की, भाई अगर आपको 50 रुपए तक का कोई मामला है, आपको गड़बड़ लग रही है, तो कहाँ पे जाओ आप? मुंसिफ। आज भी हिंदुस्तान में कोर्ट का ये सिस्टम है। सबसे पहले मुंसिफ, फिर रजिस्ट्रार कोर्ट, जिला अदालतें, प्रांतीय अदालतें, सदर। प्रांतीय के बाद प्रांतीय में तो आते हैं हाई कोर्ट। कौन सी आ गई? हाई कोर्ट। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें सेशन कोर्ट, और इसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार। समझा गया? सेशन कोर्ट। इसमें सदर अदालत में तुम और ऊपर चले जाओ तो सुप्रीम कोर्ट मान लो, और प्री काउंसिल में एक तरह से तुम्हारा क्या मान लो? राष्ट्रपति। तो ये तो थी दीवानी अदालतें। कौन सी अदालतें? दीवानी। अब दूसरी कौन सी होंगी? फौजदारी। तो फौजदारी अदालतों में बात की जाए तो उसने फौजदारी की 4 कोर्टें स्थापित की। कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद में और पटना में। समझा गया? तो दीवानी मामले भी और फौजदारी मामले। इधर देखो, इन्होंने कठोर कारावास इन सबको वो कर दिया, अंग भंग की सजा क्या कर दी? रद्द कर दी। और बहुत से कानूनों को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। इसके अलावा देखो इसके कार्य क्या थे। इसने क्या किया? अब देखो यहाँ पे
उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति रद्द कर दी। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति क्या की? रद्द की। उच्च पदों पर भारतीयों की व्यक्ति क्यों की बताओ? क्योंकि ये स्वयं क्या था? लॉर्ड था, लॉर्ड, लैंड लॉर्ड, जो अपने आप को मालिक समझता था। तो भारतीयों को क्या समझता था? ये निम्न समझता था, तो उच्च पदों पर ये नियुक्त नहीं करना चाहता था। बात समझ आएगी? अच्छा, इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रशासनिक सेवाओं का इसने गठन किया था। दूसरा प्रश्न इस पे आ जाता है, भारत में पुलिस सेवा का जनक, किसका जनक? पुलिस सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने 400 मील की दूरी पर एक पुलिस थाने की स्थापना की, पुलिस चौकी की स्थापना की। आंटी पुलिस बुला लेगी, ये गाना नहीं बनता अगर इसने पुलिस की स्थापना नहीं की। बात समझेगी? तो पुलिस थाने, पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसके अलावा एक और तुम्हारे कहा जाता है, भारत में वकालत सेवा का जनक। कौन सी सेवा का जनक? वकालत सेवा। क्योंकि अदालतें खोली तो अदालतों में जिरह और बहस कौन करेंगे? वकील। तो इसलिए इस क्या कहा जाएगा? वकालत सेवा का जनक। अब बताओ मेरे को, भारत प्रशासनिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। मैंने उस दिन भी लिखाई थी, उसकी इस बार थीम भी लिखाई थी, आप उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसने ये सारे सुधार किए, भू राजस्व के सुधार किए, इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी, इसलिए इसको बंगाल का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। अभी जगह नहीं है इसमें, बंगाल का शेर क्या कहा जाता है? बंगाल। और दूसरी चीज याद रखना, ये हिंदुस्तान में 2 बार गवर्नर जनरल बन के आया। कितनी बार बन के आया? 2 बार। एक बार तो 1886 से लेकर 93 तक, और एक 1805 में दोबारा बन के आता है। जब दोबारा बन के आता है तो दोबारा बन के 2 बार बनने वाला पहला, 2 बार बनने वाला, 2 बार गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व अंतिम, एकमात्र लिख दूं, एकमात्र गवर्नर कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। ये लिख दिया यहाँ पे, बंगाल का शेर कहा जाता है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा इसके बारे में कि जब ये 1805 में आया तो आते ही पता नहीं क्या होता है, और इसकी गोरखपुर के पास इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यूपी में इसकी मृत्यु हो जाती है। गोरखपुर में 2-3 उनकी मृत्यु हो गई थी बंगाल के अंग्रेजी गवर्नर जनरलों की। तो उसके बाद में गोरखपुर में कोई अंग्रेज गवर्नर जनरल जाता ही नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। बात समझ आ रही है? तो ये 2 बार गवर्नर जनरल बनके हिंदुस्तान में आया था। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ये बंगाल का शेर इसे नहीं कहा जाता है, ये इसको काट देना। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। आप लिख लेना इसको, ठीक है? बंगाल गवर्नर। उसके बाद में 1793 से 98 तक कौन बनता है? सर जॉन शॉ। उसके बारे में कोई खास है नहीं जो आपको देखना नहीं है। फिर उसके बाद में आपको क्या देखना है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली की अगर बात की जाए तो 1798 से और 1805 तक, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा देख लो। लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात की जाए तो इसके 2 उपनाम हैं। कितने उपनाम हैं? 2। एक तो बंगाल का शेर, क्या है? बंगाल का शेर। और दूसरा सहायक सदियों का जनक, अंग्रेजी सहायक संधि का जनक। ब्रिटिश लिख दो, ब्रिटिश सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली। वैसे सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है? डुप्ले को। सहायक संधि का जनक भारत में किसको कहा जाता है? डुप्ले को। यह था डुप्ले
और डुप्ले के बारे में मैंने पहले बता दिया था आपको। डुप्ले क्या देता था? डुक देता था। कहाँ का गवर्नर था? फ्रांसीसी। और जब इसे वापस बुला लिया तो वो अपनी सत्ता हार जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब बात आती है सहायक संधि किसे कहते हैं? सहायक संधि के सहायक संधियों में क्या होता था? सहायक संधियों की 3 चीजें होती थी। पहली चीज तो क्या होती थी कि ये अंग्रेजों और देशी रियासतों के मध्य होती थी। किस किस के मध्य होती थी? अंग्रेजों, देशी रियासत, देशी शासक और अंग्रेजों के मध्य होती थी। किस किस के मध्य होती थी? देशी शासक और अंग्रेज। बात समझ आ गई? अब इसमें क्या करना पड़ता था? अंग्रेज जो होते थे वो सुरक्षा का भार लेते थे। किसका भार लेते थे? सुरक्षा का भार। किसकी सुरक्षा का भार? शासक की सुरक्षा का भार। ये जो शासक है भाई, तेरी सुरक्षा हम करेंगे। बदले में ये क्या देगा? ये क्या देगा? इसको एक स्थायी भूभाग देगा। स्थायी क्या देगा? भूभाग। स्थायी भूभाग देगा भाई, आप ये जमीन रख लो, इसके बदले में आप मेरी सुरक्षा कर लो। दूसरा काम करेगा, निश्चित राशि देगा। निश्चित राशि, धन राशि देगा कि आप ये तो भू राजस्व रख लो, ये सापरा का परगना ले लो, इसके अलावा आपको मैं सालाना 1 लाख रुपए दूंगा। बदले में आप क्या करोगे? मेरी सुरक्षा करोगे। क्या करोगे? मेरी सुरक्षा। इसके अलावा अंग्रेज क्या करेगा? अंग्रेज शासक के दरबार में रेजिडेंट की नियुक्ति करता था। किसकी नियुक्ति करता था? रेजिडेंट। और रेजिडेंट की नियुक्ति क्यों करता था भाई? मान लो राजा के ऊपर अचानक आक्रमण हो जाए तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? रेजिडेंट। शुरू में तो ये रेजिडेंट उसकी नियुक्ति उसके अंगरक्षक के तौर पे नियुक्त हुआ था, लेकिन बाद में जाकर ये रेजिडेंट ही मुख्य कर्ता धर्ता बन गया और शासक नगण्य हो गया। बात समझ में आ गई? तो रेजिडेंटों की नियुक्ति की जाती थी। तो ये होती थी सहायक संधि। सहायक संधि किस किस के मध्य होती थी? देशी शासक और अंग्रेजों के। देशी शासक को क्या देना पड़ता था? और इसके बदले में अंग्रेजों को क्या देना पड़ता था? शासक की सुरक्षा का भार और दूसरा शासक के दरबार में रेजिडेंट की नियुक्ति। क्यों? राजा की सुरक्षा के लिए। किसके लिए? राजा की सुरक्षा के लिए। बात समझ आ गई? ये थी सहायक संधि। और सहायक संधि की शुरुआत कौन करता है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो शुरुआत करता है, सबसे पहली साल संधि किससे करता है? हैदराबाद। किससे करता है? हैदराबाद। कब करता है? 1700। दूसरी संधि करता है मैसूर। किससे? मैसूर। कब करता है? तीसरी संधि करता है तुम्हारी तंजौर। कौन सी जोर? तंजौर। कब करता है? 1799। चौथी संधि करता है किससे? अवध। किससे? अवध। अवध से कब करता है? 1801। और पांचवी संधि किससे करता है? पेशवा। किससे? पेशवा। 1803। ये मेन सहायक संधियां थी जो उन्होंने, अंग्रेजों ने किसके साथ की? भारतीय शासकों के साथ। बात समझ आ गई? इसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ने दूसरा कार्य क्या किया? इसने दूसरा कार्य किया कि जो सिविल सेवक थे, उन सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, जैसे हिंदुस्तान का जो भारत के आईएएस वगैरह होते हैं, प्रशासनिक सेवा, उनको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? लाबासा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ है? उत्तराखंड, मसूरी में। समझ आ गया? तो वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे ही इन जो सिविल सेवकों की ट्रेनिंग के लिए, सिविल सेवकों के ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग को प्रशिक्षण लिखना है। कोलकाता में, कोलकाता दुर्ग का क्या नाम था? विलियम फोर्ट। सेंट विलियम फोर्ट। सेंट विलियम फोर्ट।
वहां पे उनकी ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और 1802 में इनकी जो ट्रेनिंग सेंटर था उसे कहाँ ले गए अंग्रेज? हेलबरी में ले गए। कहाँ ले गए? हेलबरी। और हेलबरी कहाँ है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में अपने जो IAS ऑफिसर थे उनका क्या कहते हैं, प्रशिक्षण सेंटर था, ब्रिटिश विरोध के कारण। किसके कारण? ब्रिटिश विरोध के कारण। बात समझ आ गई? तो ये तो तुम्हारा लॉर्ड वेलेज है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर 1805 में दोबारा हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बन के आता है, दोबारा गवर्नर जनरल बन कर आया। और गाजीपुर में, गाजीपुर कहाँ है? यूपी में। यूपी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, अकस्मात मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। ऐसे कहते हैं गाजीपुर में 2-3 गवर्नर जनरलों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में गाजीपुर में कभी कोई गया नहीं। ठीक है। उसके बाद में जॉर्ज बार्लो बना। कौन बना? जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो की बात की जाए तो 1805 से 7 तक बना। और इसके समय 1806 में वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह किया। कहाँ किया? वेल्लोर। वेल्लोर में, वेल्लोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका। वेल्लोर में सैनिकों ने विद्रोह किया। किसने विद्रोह किया? सैनिकों। ये याद रखना, ये सैनिकों का पहला विद्रोह था, वेल्लोर के सैनिकों का विद्रोह। और उसका कारण क्या था? धार्मिक चिन्ह। धार्मिक चिन्हों को लेकर इनका पहला विद्रोह होता है और ये विद्रोह भी दबा दिया जाता है। और उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंग। उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था? बेंटिंग था। कौन था? विलियम बेंटिंग। बात समझ आ गई? ये तुम्हारे को याद रखना है। इसके बाद में जब जॉर्ज बार्लो का रिटायरमेंट हो जाता है तो जॉर्ज बार्लो के बाद में नेक्स्ट कौन बना? लॉर्ड मिंटो प्रथम। प्रथम याद रखना, मिंटो 2 बार बने थे। कितने बार बने थे? 2 बार। एक 1809 में, एक तो 1807 में, एक 1907 में। मिंटो मिंटो समझेगा, 100 साल बाद में। ये इसका पौत्र था। क्या था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। क्या याद रखना है? मिंटो प्रथम। 1807 से लेके और 1813 तक। समझ आएगा? 1807 से 1813। इसके बारे में भी आपको कोई ज़्यादा स्पेशल पॉइंट याद नहीं रखने। इसके बारे में बस एक ही घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई थी? 1809 की अमृतसर की संधि। कौन सी संधि? अमृतसर की संधि। अब देखो अमृतसर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? पंजाब के रणजीत सिंह, और इसने अपना प्रतिनिधि किसको भेजा था? चार्ल्स मैडकॉक। किसको कहा था? चार्ल्स मैडकॉक। तो रणजीत सिंह ये तो कहाँ का शासक था? पंजाब का। और चार्ल्स मैडकॉक ये कहाँ का था? अंग्रेज प्रतिनिधि। बात समझ आएगी? और इस संधि में सतलज नदी को जो महाराजा रणजीत सिंह था उसकी कौन सी सीमा मान ली गई? दक्षिण सीमा मान। कौन सी सीमा? दक्षिण। ये तय किया गया कि महाराजा रणजीत सिंह इससे नीचे नहीं आएंगे और अंग्रेज इससे ऊपर ही नहीं जाएंगे। ये तय हो गया। बात समझ आ गई? अब लॉर्ड मिंटो के बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो अगला शासक गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के जो कार्यकाल था वो 1813 से लेके और कब तक था? 1823 तक। कब तक था? 1823 तक। 21 था नहीं, 23 था। अब देखो इसके बारे में देखो, 2-3 चीजें देख लो। पहला इसके समय नेपाल का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? नेपाल का। और नेपाल का युद्ध होने के बाद में इनके मध्य एक संधि होती है जिसे कहते हैं संगोला की संधि। कौन सी संधि? संगोला की संधि। अच्छा बताओ, इतिहास में हमने 1751 में भी संगोला की संधि देखी है।
बताओ किस किस के मध्य हुई थी? नहीं पता? फिर तो छोड़ ही तो पढ़ाई। बालाजी बाजीराव वर्सेज राजा राम सेकंड। छत्रपति उस टाइम कौन था? मराठा छत्रपति था राजा राम सेकंड, और मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। उन दोनों के मध्य हुई। और किसकी मध्यस्थता से हुई? ये हुई थी रघुजी भोंसले। क्योंकि ये ऐसी संधियां तुम्हें इसलिए याद रखनी है क्योंकि इसके बाद में जो छत्रपति था वो महलों का महापौर बन गया था। छत्रपति क्या बन गया था? महलों का। और वास्तविक शक्तियां किसके पास आ गई थी? पेशवा के पास आ गई थी। किसके पास आ गई थी? पेशवा। बात समझ में आ रही है? तो पेशवा नायक बन गया था, इसलिए संधि आपको याद रखनी है। वही दोबारा मैं संगोला की संधि बता रहा हूं, ये दूसरी है। इसमें क्या हुआ? इसमें देखो गढ़वाल और कुमायूं, इस पर तो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेपाल से उन्होंने युद्ध किया, ठीक है, बहादुर शाह थापा को पराजित किया। फिर इन्होंने दूसरा क्या किया? रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, ये अंग्रेजों के नियंत्रण में हो गए। किसमें हो गए? अंग्रेजों के। देखो इन पर तो अधिकार हो गया। गढ़वाल और कुमायूं तो किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया। किसका हो गया? अंग्रेजों। और जबकि रानीखेत, मसूरी और नैनीताल, इन पर क्या हो गया? नियंत्रण हो गया। क्या हो गया? नियंत्रण। यानी अंग्रेज यहाँ पे अपनी गतिविधियां संचालित कर सकते थे। तीसरा इन्होंने क्या किया? काठमांडू में अंग्रेजों ने अपनी सेना रखी। काठमांडू में सैनिकों ने, अंग्रेजों ने अपने सैनिक रखे। अंग्रेजों ने सैनिक रखे। बात समझ आएगी? तो कुल मिला के अंग्रेजों का जो नियंत्रण क्षेत्र था वो धीरे धीरे तेजी से बढ़ता जा रहा था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर बात की जाए तो इसके समय ये जो नेपाल का युद्ध था ये बड़ा महत्वपूर्ण था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 1812-14 में जो ये नेपाल युद्ध चला, उसके बाद में गोरखों ने सिक्किम पर जो अपना अधिकार क्षेत्र था उसको त्याग दिया। गोरखा ने सिक्किम क्षेत्र पर अपना अधिकार त्याग दिया। और ये जो गोरखा सैनिक जो थे, गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश रेजिमेंट में शामिल किया गया। किसमें किया गया? ब्रिटिश रेजिमेंट में। यानी आज भी जो नेपाली होते हैं उनको भारतीय सेना में शामिल किया जाता है, और भारतीय सेना में उनकी हाइट भी कम मानी जाती है। गोरखों के स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। अंग्रेजों ने शुरुआत की थी क्योंकि गोरखा जो सैनिक थे उनको वहां संधि कर ली थी। 1814 की जो संगोला संधि थी उसके तहत उनको विशेष अधिकार मिले। उनकी 4-4, 5-5 फुट वालों को ले लेते हैं, गोरखा सैनिकों को। नेपाल के कौन से सैनिकों को लेते हैं? गोरखा। आज भी गोरखा सैनिकों को लिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना। और उसमें दो चीजें, गढ़वाल और कुमायूं पर अपन क्या कर लिया था? अधिकार कर। तो गढ़वाल और कुमायूं तो अपने पास ही हैं। इसके अलावा शिमला, रानीखेत और नैनीताल, ये अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र नियंत्रण में ले लिया था। किसमें? नियंत्रण। मसूरी नहीं था, वो शिमला था। क्या था? शिमला प्लस रानीखेत, और तीसरा क्या था? नैनीताल। इन पर तो क्या किया था? नियंत्रण। इन पर क्या किया था? नियंत्रण। और गढ़वाल और कुमायूं, इस पर क्या किया था? अधिकार। इस पर क्या कर लिया था? अधिकार। तो एक तो नेपाल वासियों को नियंत्रित किया इसने। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण काम था, उसने पिंडारियों का दमन किया। किसका किया? पिंडारियों का दमन किया। तो इसे इतिहास में कहते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगर पिंडारियों की बात की जाए तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों को मराठा सेना का शिकारी कुत्ते कहा जाता है। वो मराठा सेना के आगे चलते, वो आदमियों को पकड़ के खा जाते थे। वो आदमखोर जाति थी जो कभी आदमी खाते नहीं, मतलब वो खाते नहीं थे। क्या? रोटी वगैरह खाते नहीं थे। आदमी जो भी जीवित आदमियों को खाते थे, आदमखोर जाती थी। बात समझेगी? तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ किसके दमन के लिए?
किसके दमन के लिए? पिंडारियों के दमन के लिए। किसके दमन के लिए? पिंडारियों के दमन के। अब देखो उस जमाने में पिंडारियों के 4 प्रमुख नेता थे। कितने नेता थे? 4। और नेताओं के दमन के लिए उसने 2 सेना के 2 कमान बनाए। कितने कमान बनाए? 2 कमान। एक उत्तरी कमान और एक दक्षिणी कमान। उत्तरी कमान का जो नेतृत्व किया वो लॉर्ड हेस्टिंग्स स्वयं ने किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। और जबकि दक्षिणी कमान जो नेतृत्व था वो दक्षिणी सेना का कमान किसको दिया गया? हिस्लॉप को दिया गया। किसको दिया गया? हिस्लॉप को दिया गया। बात समझ आ गई? अब जो 4 नेता थे उनमें पहला था चित्तू। कौन था? चित्तू। चित्तू को घेर लिया गया और घेर लेते हैं तो ये जंगल में भाग जाता है। जंगल के चारों तरफ इसे घेरते हैं और जंगल में ही रहता है और जंगल में से एक शेर खा जाता है। तो जंगल में से चीता खा गया। क्या खा गया? चीता। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? चित्तू। चीता खा गया जंगल में। दूसरा था वसील अहमद। कौन था? वसील। वसील की अगर बात की जाए तो वसील ने जो जेल में इसको पकड़ के डाला तो इसने जेल के अंदर ही क्या कर ली? आत्महत्या। तो क्या कर ली? जेल में आत्महत्या। देखो इसने जेल में आत्महत्या क्यों की? आप ये सोच रहे होंगे इतना खूंखार आदमी और जेल में आत्महत्या कर ले, जो लोगों को मार के खा रहा है वो कैसे आत्महत्या करेगा? तो देखो इसने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि इसको रोजाना रोटी और दाल दी जाती थी। क्या दी जाती थी? रोटी और दाल। और ये खाता क्या था? आदमी का मांस। और जो भी जीवित आदमी का, मरेगा नहीं। अब इसे रोज आदमी लाके कहां से दे? तो इसलिए इसने जेल के अंदर, याद रखना, शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास से नहीं खाएगा। वसील अहमद और पिंडारी भूखे मर जाएंगे लेकिन रोटी और दाल नहीं खाएंगे, गरीबों का भोजन नहीं खाएंगे। बात समझ आ गई? वसील के बाद में जो तुम्हारा तीसरा था उसका नाम था करीम खान। क्या नाम था? करीम खान। और करीम खान को गोरखपुर के पास की जमीन दे दी। किसके पास दे दी? गोरखपुर के जागीर दे दी। समझ आएगा? और चौथा इनका जो मेन कमांडर था उसका नाम था आमिर खान पिंडारी। क्या था? आमिर खान पिंडारी। और आमिर खान पिंडारी को कहाँ की जागीर दे दी? टोंक का नवाब बना दिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित नवीन रियासत कौन सी थी? टोंक। समझे? इसका सृजन स्वयं अंग्रेजों ने किया था। तो टोंक का नवाब इसे बना दिया गया। भाई तू यहाँ पे आदमियों को खा चाहे छोड़, हमारे को कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार इसने पिंडारियों को क्या किया था? दमन किया था। अब पिंडारियों के दमन के बाद में जो दूसरा आता है, दूसरा इसमें इसने क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स ने एक चीज ये और देख लो। सबसे पहले तो इसने मुगल सम्राट से मिलने से इनकार कर दिया। किससे मिलने से इनकार कर दिया? मुगल सम्राट से मिलने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? देखो इसने इसलिए कर दिया क्योंकि सारा कार्य खुद कर रहा था और मुगल सम्राट के जाके धोख लगाना पड़ता था। बात समझ आ गई? और ये खुद अपने आप को दादा समझ रहा है, पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया, तो उस बेवकूफ बूढ़े खुशट के सामने जाके क्यों झुकेगा? बात समझ आ गई? और दूसरी चीज एक और थी, क्योंकि 1803 में जो उसको मोहम्मद शाह जो था, आलम शाह को उन्होंने हटा के उसको अंधा बना दिया था। 1803 से 1806 तक उसको अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बना था। और 1806 में अकबर सेकंड बना, और अकबर सेकंड बना तो वो अंग्रेजों ने खुद उसको राजा बनाया था। अंग्रेजों ने खुद ने बनाया था। अब आप मेरे को ये बताओ कि मैं किसी को राजा बनाऊं? यानी बेटे को अपना बाप वो बना रहा है और फिर उसके जाके धोख दे, ये चलने वाली बात है क्या? नहीं। तो इसने बिना बराबरी के दर्जे की मांग की। बिना बराबरी के दर्जे के मुगल सम्राट से मिलने से क्या कर दिया? इनकार कर। बात समझ आएगी? अब मुगल सम्राट से मिलने से इसने जब इनकार कर दिया तो देखो अब क्या होता है। मुगल सम्राट से मिलने से इनकार कर दिया, ठीक है साहब मत मिलो। इसके अलावा इसने भूमि पर सुधार के लिए कार्य और किया था। भूमि सुधार के लिए एक नई व्यवस्था लागू की। भूमि राजस्व सुधार के लिए एक व्यवस्था लागू की। उस व्यवस्था का क्या नाम था?
रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जनक था वो तुम्हें याद रखना है, दो व्यक्ति थे। एक तो मद्रास का, जिसका नाम क्या था? टॉमस मुनरो। क्या नाम था? टॉमस मुनरो। और दूसरी जगह कहां लागू की गई? मुंबई। कहां कहेगी? इसको मुंबई मत लिखो, इसकी जगह इसको लिखो बंबई। क्या लिखो? बंबई। और बंबई में इसको लागू करने वाला कौन था? एल फिंस्टन। कौन था? एल फिंस्टन। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था, दो व्यवस्था हमने देख ली, एक तो कौन सी? जमींदारी व्यवस्था, और दूसरी कौन सी देख ली? रैयतवाड़ी व्यवस्था। बात समझ आ गई? अब इसके बाद में हेस्टिंग्स के बाद में जो शासक बनता है, गवर्नर जनरल बनता है, वो बनता है जॉर्ज एडम्स। कौन बनता है? जॉर्ज एडम्स। और जॉर्ज एडम्स 1 साल के लिए रहता है, और इसने 1824 में एक कानून लागू किया था जिसे कहते हैं अनुज्ञप्ति कानून। क्या कहा जाता है? अनुज्ञप्ति कानून। यानी अगर कोई व्यक्ति बिना सरकारी आदेश के सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तो उस अखबार को बंद कर दिया जाएगा। और राजा राम मोहन राय का एक अखबार था जिसका नाम था मीरात उल अखबार। क्या नाम था? मीरात उल अखबार। और मीरात उल अखबार को राजा राम मोहन राय ने बंद कर दिया। राजा राम मोहन राय ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि इसके खिलाफ कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? अनुज्ञप्ति अधिनियम। समझ आएगा? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।